एपिसोड 7 फॉलोइंग द वाइन टू फाइंड द मेलन। 2 मिलियन तैयार करें नकद में और मैं देखूंगा कि क्या मुझे कोई मिल सकता है जो आपको थोड़ा सा दे सके। नशे में धुत युवक मुस्कुराया, उसकी आंखें पीछे हट गईं। वह नशे में नहीं लग रहा था, लेकिन वास्तव में वह ड्रग्स के प्रभाव में था। अधिक वजन वाला आदमी जो खुद को मिस्टर बेदी कहता था, मुस्कुराते हुए जल्दी से झुक गया। फिर मैं जाकर तैयारी करता हूँ। आपके पास ये कब होगा? धैर्य रखें, मैं आपको 2 दिनों में अपडेट दूंगा। युवक ने डकार ली और अपना फोन निकाल लिया। उसने अपने चचेरे बहन को बुलाया क्योंकि उसने मिस्टर बेदी को अलविदा कह दिया और नशे की हालत में कहा, बहन, आज यह मेरा तरफ से ट्रीट है। मैं आपको इंटरव्यू पास करने का जश्न मनाने वाला हूँ। फॉर्चून पैलेस की सबसे ऊपरी मंजिल पर कमरा 518 पर आएं। यहाँ मिलते हैं। काव्या लाइन के दूसरे छोर पर थे। उस दिन उनका इंटरव्यू बहुत सफल रहा था। 28 वर्षीय, विदेशों में शिक्षित, बी यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ लॉ प्रोफेसर वेदांश राठौड़ बेहद निपुण और सुंदर थे। वह प्रोफेसर उसका हो सकती है, विचार ने उसके दिल को झकझोर कर रख दिया। वह खुशी के लिए कूदना चाहती थी और अपने उत्साह और गर्व को साझा करना चाहती थी। भाई, क्या तुम सच में मेरे लिए ट्रीट दे रहे हो? बिल्कुल, आप मेरे बहन हैं। जल्दी करो, एक बार जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपको पता चल जाएगा, एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। काव्या मुस्कुराए और एक काले और सफेद रंग की पोशाक में बदल गई जो इतनी छोटी थी कि वह उसकी जांघों के ऊपर तक खत्म हो गई थी। इससे उसके पैर और भी गोरे और पतले दिखने लगे। काव्या अकेले फॉर्चून पैलेस की सबसे ऊपरी मंजिल पर 518 निजी कमरे में पहुंचे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंधेरा कमरा अचानक जल उठा और छत से गुलाब के पंखुड़ियों का झरना गिर गया। इसकी तारीफ करते हुए शैंपेन की बोतलों के खुलने की आवाज़ें और पार्टी हॉर्न की आवाज़ें थीं, जिसने उत्साहपूर्ण जयकार ने माहौल को पूरा किया। सरप्राइज! कमरे के विभिन्न कोनों से अच्छे कपड़े पहने पुरुषों और महिलाओं का एक समूह काव्या की सराहना और स्वागत करने के लिए आगे आया, जो अभी भी दरवाजे पर था। काव्या का चचेरा भाई भीड़ के पीछे से गुलाब का एक विशाल गुलदस्ता लेकर आया। वह उसे देते हुए मुस्कुराया, फिर उसे गले लगा लिया और पश्चिमी रीति रिवाजों के अनुसार उसके गाल पर चूमा। बहन, मैं इस पार्टी को बी यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ लॉ में वेदांश राठौड़ के पोस्ट ग्रेजुएट छात्र के रूप में आपके सफल प्रवेश के लिए मैं दे रहा हूँ। काव्या अपनी मुस्कुराहट रोक नहीं सका। जब पार्टी चल रही थी, किसी ने ड्रग्स निकाली, जिसे हर कोई सूंघने लगा। काव्या आमतौर पर ड्रग्स के साथ बेवकूफ़ बनाने वाली व्यक्ति नहीं थी, लेकिन वह उस रात विशेष रूप से उत्साहित थी और जब उसने दूसरों को इससे पूरी तरह आनंदित देखा तो वह अपनी जिज्ञासा को शांत किए बिना नहीं रह सकी। उसे लेने के बाद उसके आसपास क्या हो रहा था, इसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। वह बुखार महसूस कर रही थी क्योंकि वह शराब पीती रही और पागल करने वाले स्तर तक खुद का आनंद लेती रही। काव्या ने जो आखिरी काम याद किया, वह पार्टी के दौरान अपने कपड़े उतारना और किसी को गले लगाना था। फॉर्चून पैलेस के सुरक्षा कक्ष में मॉनिटर के सामने एक सुरक्षा गार्ड के रूप में दिखाई देने वाले एक व्यक्ति ने गुप्त रूप से कमरा 518 के पागल रहस्योद्घाटन को रिकॉर्ड किया, फिर इसे एक रहस्यमय खाते में भेज दिया। इसके तुरंत बाद अभय को दूसरे छोर पर वीडियो मिला। सर, हमारे पास वीडियो है। काव्या के चचेरे भाई वह थे जिन्होंने H3 ऐप 7 को बेचा था। अध्यांश ने दृढ़ता से सिर हिलाकर जानकारी को स्वीकार किया। उस पर नजर रखें। देर रात में अध्यांश अपने क्वार्टर में लौटा और इवान को लिविंग रूम के फर्श पर बैठे देखा। उनके सामने चिकित्सा उपकरणों का ढेर लगा हुआ था और वे रक्त के नमूने निकालने और शुद्ध करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। आप अभी तक क्यों नहीं गए? अध्यांश ने पूछा। वह बीच में ही रुक गया। बेला कहाँ है? क्या उसने अभी तक खाया? इवान ने आह भरी और सिर हिलाया। वह अभी तक नहीं उठी है। उसने अध्यांश पर नजर डाली। क्या आपको एहसास है कि आपने क्या किया है? आप केवल उसे राहत देने वाले थे, लेकिन आपने उसे लगभग मार डाला। अध्यांश चुपचाप खड़ी रही। फिर वह छोटे दालान को पार करके बेडरूम में गया और देखा कि दरवाजा वास्तव में अभी भी बंद था। अध्यांश ने थोड़ी सी चिंता महसूस की और पूछा, वह वास्तव में नहीं उठी? उसने अंदर जाने के लिए बेडरूम का दरवाजा खोला। एक पूरा दिन समाप्त हो गया था और बेडरूम में पर्दे बंद कर दिए गए थे। कमरे के अंदर सन्नाटा और अंधेरा था। हालांकि अंदर कदम रखने पर वह अभी भी उस अनोखी मोहक खुशबू को महसूस कर सकता था जो एक रात पहले ही हवा में भर गई थी। अध्यांश बिना आवाज किए कमरे से बाहर चला गया और धीरे से अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। वह लिविंग रूम में लौट आया और सोफे के पास गया।
इवान ने मुड़कर अध्यांश की ओर देखा और उसकी उदास अभिव्यक्ति देखी। उस आदमी की आंखें नीची थीं और उसने यह नहीं बताया कि वह क्या सोच रहा था। बॉस, अगर न्याजी कल तक नहीं उठा तो मुझे डर है कि कुछ गलत हो सकता है। इवान ने एक शीशी उठाया और उसकी सामग्री को घुमा दिया। उसकी आवाज धीमी हो गई, यहाँ तक कि इवान द्वारा उसकी ओर इशारा किए बिना भी अध्यांश को पहले से ही कुछ गड़बड़ का आभास हो गया था। उसने एक लंबी आह भरी और बिना कुछ बोले अपने अध्ययन कक्ष में जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। उस रात न तो इवान और न ही अध्यांश सोया था। अगली सुबह इवान बेला को फिर से देखने के लिए कमरे में गई, ये देखने के लिए कि क्या वह जाग गई है। न केवल वह जाग नहीं रही थी, बल्कि उसे तेज बुखार भी चल रहा था। इवान ने बुखार का इंजेक्शन लेने के लिए जल्दबाजी की और उसके हाथ में एक टीका लगाया। इसके बाद वह और रक्त निकालने के लिए आगे बढ़ा। बेला के गोरे हाथ पर पहले से ही काले धब्बे दिखाई देने लगे थे। ये सभी खून निकालने के कारण चोट के निशान थे। अध्यांश अध्ययन से बाहर आया। उसने इवान को खून की एक और शीशी के साथ बेडरूम से बाहर निकलते देखा और उसे एक हाथ बढ़ाकर रोक दिया। आप वास्तव में क्या कर रहे हैं? आपने कितना खून लिया? इवान ने शीशी को दूसरे हाथ में सुरक्षित रखने के लिए उसे एक हाथ से दूर धकेल दिया और दृढ़ता से कहा, यह उसकी अपनी भलाई के लिए है। उसे आज बुखार चल रहा है। मुझे लगता है कि यह H3F7 वास्तव में कुछ और है। H3F7 की खोज के पीछे ओडा मसाओ, जापान में टोक्यो इंपीरियल यूनिवर्सिटी अस्पताल में एक प्रशंसित बायोमेडिकल विशेषज्ञ है। वह कामोद्दीपक के रूप में निम्न श्रेणी के रूप में कुछ बनाने के लिए कैसे झुक सकता है? अध्यांश की भौं टेढ़ी हो गई। उसकी आवाज खतरनाक थे। आप क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं जो सच नहीं है। बात बस इतनी है कि मुझे यकीन है कि H3F7 उतना आसान नहीं है जितना हमने सोचा था। यह न केवल एक कामोद्दीपक है, मुझे संदेह है कि इसके अन्य प्रभाव हैं। इवान ने एक अन्य विश्लेषण के लिए सावधानीपूर्वक बेला के रक्त को हेमेटोलॉजी उपकरण में प्रवाहित किया। बुखार? आप कह रहे हैं कि बेला को बुखार है? अध्यांश ने स्पष्ट रूप से इसे एक परिणाम के रूप में नहीं देखा था। उसे बुखार क्यों है? मुझे नहीं पता क्यों। क्या आप नहीं देख सकते कि मैं विश्लेषण कर रहा हूँ? मुझे रक्त का नमूना विकसित करना है, इसलिए यहाँ घूमना बंद करो और जाओ, जो भी करना है करो। इवान ने अपना हाथ लहराया और अध्यांश को दूर भगा दिया। अध्यांश ने उस पर नजर डाली और एक सिगरेट निकाली। उसने एक बार बुरी तरह से सांस ली और रूखेपन से कहा, अगर ऐसा है तो मैं इंतजार नहीं करूंगा। अपने क्वार्टर से निकलने से पहले उसने बेडरूम के बंद दरवाजे को देखा। नीचे उतरते ही उसने कुछ फोन किए और अपने आदमियों को इकट्ठा किया। 20 मिनट बाद एक ग्रे सेडान इमारत के उस पार सड़क के उस पार खड़ी थी, जहां फॉर्चून पैलेस सी सिटी का लग्जरी क्लब, जहां काव्या जश्न मना रहा था, स्थित था। वाहन अगोचर और सादा था, लेकिन सभी कांच विशेष रूप से रंगे हुए थे ताकि बाहर से भीतर के स्पष्ट दृश्य की अनुमति मिल सके। इसके अतिरिक्त कार का शरीर और खिड़कियां बुलेट प्रूफ थीं और आंतरिक चमड़े की सीटों से सुसज्जित था। कार में अत्याधुनिक साउंड सिस्टम, बिल्ट इन कंप्यूटर और इंटरनेट सेवाएं और एक उन्नत जीपीएस कंसोल भी स्थापित किया गया था। इसमें किसी भी समय मोबाइल सैन्य कमांड सेंटर के रूप में कार्य करने की क्षमता थी। अध्यांश पिछली सीट पर बैठे थे। उनकी आंखें उनके काले धूप के चश्मे से छिपी हुई थीं, क्योंकि वे बाज की तरह सड़क के उस पार इमारत पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। अर्दली प्रकाश ड्राइवर था और निजी सचिव अभय के साथ सामने बैठा था। उनके अन्य निजी सचिव सार्थक अध्यांश के दूसरी तरफ बैठे थे। चारों आदमी चुपचाप बैठे रहे और प्रतीक्षा करते रहे। अभी भी जल्दी थी, इसलिए सड़कों पर इक्का दुक्का लोग थे। नाश्ता बेचने वाले स्टॉल अभी दिन के लिए खुले थे और भोजन की सुगंध और सुबह की ताज़ा स्वच्छता हवा में उड़ गई थी। थोड़ी ही देर में सायरन की गर्जना ने सुबह के शांत दृश्य को भेद दिया। पुलिस की गाड़ियां खींची गईं और इमारत के सामने रुक गईं। दंगागिया में अधिकारियों की टीमें हड़बड़ी में वाहनों से बाहर निकल गईं। उन सभी ने काले रंग का हेलमेट पहन रखा था। उनके चेहरे धुंधले थे और केवल उनकी आंखें दिख रही थीं। अधिकारियों ने अपनी अर्ध स्वचालित राइफलों की ओर इशारा किया और जल्दी से सीढ़ियों और लिफ्ट से बाहर निकलने से रोक दिया। उसी समय अधिक अधिकारी सीढ़ियों और लिफ्ट से ऊपर की मंजिल पर स्थित क्लब में चढ़े। ग्लैमर और हंगामे की रात के बाद फॉर्चून पैलेस दिन के लिए बंद होने वाला था। अधिकांश मेहमान पहले ही जा चुके थे, लेकिन कुछ जो रात को पार्टी करने के लिए रुके थे, वे अभी भी निजी कमरों में सोए हुए थे। जिन पुरुषों और महिलाओं ने पूरी रात टॉप फ्लोर पर कमरा 518 में पार्टी की थी, वे अभी भी रात के जश्न से पहले सो रहे थे। खोलो, खोलो,
पुलिस यहां अघोषित जांच के लिए आई है। फॉर्चून पैलेस के हॉल में दौड़ते कदमों की आवाज से भर गए। जो लोग अभी तक निजी कमरों से बाहर नहीं निकले थे, वे भ्रमित थे। क्या हो रहा था? इससे पहले कि कर्मचारियों के पास प्रतिक्रिया करने का समय होता, पूरे चेहरे पर मास्क पहने पुलिसकर्मियों ने निजी कमरों के दरवाजे खोल दिए। उनकी बंदूकें तैयार थीं। रोशनी अंधेरे कमरों में चली गई। वो लोग पूरी रात वहीं रहे। अचानक तेज रोशनी आने के साथ उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनका दिमाग इतना सुस्त था कि वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। ये कोई साधारण पुलिसकर्मी नहीं थे। ये स्पेशल टास्क फोर्स थे, जो न केवल बंदूकों से बल्कि कैमरों से भी लैस थे। एक अधिकारी ने तुरंत निजी कमरे में सभी की तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी। पुलिस, दिस इज अ रेड। आपको चुप रहने का अधिकार है। आप जो कुछ भी कहते हैं वह आपके खिलाफ अदालत में इस्तेमाल किया जा सकता है और किया जाएगा। अब अपने सिर पर हाथ रखो और कोने में बैठ जाओ। हिलना मत। भागो और हम गोली मार देंगे। गोली चलने की आवाज आई। एक आदमी जो दरवाजे की कुंडी लगाने ही वाला था कि डर के मारे कांपते हुए, अपने सिर पर हाथ रखे हुए, तुरंत घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। काव्या, उसका दिमाग पूरी तरह से धुंध में था। अभी भी पुरुषों के ढेर के नीचे पड़ा हुआ था और एक महिला पुलिसकर्मी द्वारा उन्हें उनसे निकाला जाना था। उसने केवल ब्लाउज पहन रखा था और कमर से नीचे तक पूरी नंगी थी। उसका अंडरवियर कहीं नजर नहीं आ रहा। ग्रुप सेक्स, एक पुलिसकर्मी ने तिरस्कारपूर्वक थूका। आपकी आईडी कहाँ है? ओह, क्या आप सब नशीली दवाएं ले रहे हैं? यह क्या है? एक अन्य अधिकारी को कमरे में सोफे और गोल मेज पर कुछ सफेद पाउडर मिला और वह अपने दस्ताने वाले हाथों से उस पदार्थ को प्लास्टिक बैग में डाल रहा था। इन्हें लेके जाओ। काव्या को अभी अभी होश आया था और अब वह डर और हैरानी से इधर उधर देख रही थी। अचानक उसे अपनी कमर के नीचे एक तेज सनसनी महसूस हुई। उसने नीचे देखा और खुद को ढकते हुए तुरंत चीख पड़ी। अचानक शर्म और परेशानी के साथ उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। उसने तीखे स्वर में पूछा, मेरी स्कर्ट कहाँ है? कहाँ है? मुझे अपनी स्कर्ट पहनने दो। पूरे चेहरे पर नकाब पहने एक पुलिसकर्मी ने इधर उधर देखा और फटे हुए कपड़ों का ढेर पाया, जो ऐसा लग रहा था कि यह कभी मिनी स्कर्ट रहा होगा। उसने उन्हें अपने डंडों से उठाया और काव्या को दिखाया। क्या ये तुम्हारी स्कर्ट है? काव्या ने कपड़ों को पकड़ा और अपने निचले शरीर को उनसे ढक लिया। वो हकलाते हुए बोली, क्या हो रहा है? मैं अपने वकील को देखना चाहता हूँ। आप आपका वकील तब देखे लेना जब वे स्टेशन पर आपकी जमानत पोस्ट करेंगे। इसके साथ ही महिला पुलिसकर्मी ने सभी को एक पंक्ति में खड़े होने का आदेश दिया, उनके सामने वाले व्यक्ति के कंधों पर हाथ रखा। फिर उन्हें स्तब्ध और अस्त व्यस्त उपस्थिति के साथ दिन का स्वागत करते हुए बाहर निकाला गया। काव्या का चचेरा भाई नशे में पूरी तरह से बेहोश था। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, यहाँ तक कि उसका अंडरवियर भी नहीं। वो ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसे स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ा क्योंकि पुलिसकर्मी उसे अपने दोनों पैरों पर खड़ा नहीं कर पा रहे थे। जब तक दंगा पुलिस ने दयनीय समूह को इमारत से बाहर निकाला, उत्सुक दर्शकों की भीड़ पहले से ही बाहर बन चुकी थी। भीड़ में से कुछ लोगों ने ये देखकर कि समूह की कुछ महिलाएं केवल आधे कपड़े में थीं, तुरंत अपने फोन निकाल दिए और तस्वीरें खींच लीं। जब भारी हथियारों से लैस पुलिसकर्मियों ने पहली बार इमारत पर धावा बोला तो उनमें से एक नासमझ व्यक्ति अत्यधिक उत्साहित था और उसने न्यूज हॉटलाइन को फोन किया था। उनके लिए धन्यवाद। सभी टीवी स्टेशनों, इंटरनेट, सेल्फ मीडिया और राष्ट्रीय समाचार पत्रों में पहले से ही उनके रिपोर्टर और क्रू स्टैंड बाय पर थे। राहगीर जो माइक्रो ब्लॉगिंग का आनंद लेते थे और वीबो पर समाचार साझा करते थे, नवीनतम घटनाओं को कवर करने के लिए सबसे पहले उत्सुक थे। उस सुबह किसी ने भी सुबह की खबर पर ध्यान नहीं दिया, साम्राज्य के आधिकारिक वीबो या यहाँ तक किसी सिटी में शीर्ष प्रभावशाली खातों पर भी। सी सिटी स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा की गई छापेमारी ने सभी के न्यूज़फीड को प्रभावी ढंग से हाईजैक कर लिया था। फॉर्चून पैलेस में होने वाले कार्यक्रमों से इंटरनेट गूंज रहा था। नेटिजन्स ने स्पेशल टास्क फोर्स की तस्वीरों पर लाइक बटन को तुरंत मैश कर दिया और OMG, बहुत अच्छा जैसी कमेंट्स छोड़ दी। लेकिन वे गिरफ्तार किए गए लोगों की तस्वीरों पर भी उतनी ही तेजी से लार टपकाने लगे। ऑनलाइन सुर्खियों में आने वाली तस्वीरों में से एक काव्या की थी। उसकी आंखें खाली थीं और उसके शरीर उतने ही नंगे थे जितने कि उसके जन्म के दिन थे। वह जितनी घिसी पिटी थी, उसके पास गुच्छा से सबसे अच्छा फिगर था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसकी तस्वीर ने सबसे अधिक ध्यान और कमेंट्स को आकर्षित किया। फोटो ने यह सुनिश्चित कर दिया कि काव्या पुलिस स्टेशन में कदम रखने से पहले ही वायरल हो गया था। हालांकि उनकी आधी नग्न तस्वीरें अधिकांश वेबसाइटों से जल्दी से हटा ली गईं,
लेकिन तस्वीरें कुछ निजी वेबसाइटों के हॉट राइट नाउ सेक्शन में तेजी से बदल गईं। जल्द ही उसका नाम ट्रेंडिंग सूचियों में दिखाई देने लगा। काव्या सी सिटी फॉर्चून पैलेस की अर्धनग्न छात्र ड्रग। वो एक सच्ची इंटरनेट सेलिब्रिटी बन गई थी। इस समय तक फॉर्चून पैलेस की इमारत का मुख्य प्रवेश लगभग उत्सव जैसा माहौल बना चुका था। पास की सड़क पर एक अस्पष्ट भूरे रंग की कार खड़ी थी। कार के अंदर सब खामोश थे। अध्यांश के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी अभिव्यक्ति तभी बदली जब अभय, जो सामने बैठा था, ने फोन सौंप दिया और कहा, सर देखिए, मिस माथुर ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। वो अब एक इंटरनेट सेलिब्रिटी है। सार्थक और प्रकाश दोनों ही जिज्ञासा से मर रहे थे, लेकिन वे चुप रहे। उनकी यह पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि क्या हो रहा है। केवल अध्यांश और अभय ही थे जो जानते थे। अभय ने पिछले 24 घंटों में काव्या ने जो कुछ कहा और किया था, उसकी पूरी तरह से जांच कर ली थी। उनके व्यापक तरीकों ने उत्कृष्ट परिणाम दिए थे और एक खतरनाक साजिश का पर्दाफाश किया था। काव्या की बेला को तबाह करने की चाल। ये पूछने का कोई मतलब नहीं था कि वह जानकारी तक कैसे पहुंचे। उन्होंने उत्साहपूर्वक अपने तरीकों की रक्षा की। बेला को एक भयानक भाग्य का सामना करना पड़ा होता, जो कि काव्या की तुलना में 100 गुना बुरा था, अगर यह बेला की त्वरित सोभेज और इस तथ्य के लिए नहीं था कि कामोत्तेजक के लिए उसके शरीर की अनूठी प्रतिक्रिया ने उसके पक्ष में काम किया है। फिर भी वह अभी भी भारी कीमत चुका रही थी। अभय ने अपना सिर हिलाया और माथुर परिवार के लिए एक मौन प्रार्थना की। वे काव्या जैसी एक शातिर, मूर्ख और अज्ञानी लड़की को पालने में कैसे कामयाब हुए थे। माथुर अपने दुर्भाग्यपूर्ण भाग्य के हकदार थे। आंख के बदले आंख, यह इंपीरियल मिलिट्री के विशेष अभियान बलों के आदर्श वाक्यों में से एक था। ये स्वाभाविक रूप से स्पेशल ऑप्स के संस्थापक अध्यांश से उत्पन्न हुआ था। बाहर की भीड़ धीरे धीरे तितर बितर हो गई। ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची और कुछ ही देर में सड़क पर वाहन चलने लगे। कार स्टार्ट करो। अध्यांश ने आखिरकार अपनी आंखें उसके सामने वाली इमारत से हटा लीं। प्रकाश ने कार स्टार्ट की, एक कोना घुमाया और वापस बेस की ओर चला गया। पूरा हंगामा इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि किसी ने फॉर्चून पैलेस में हो रही अवैध गतिविधियों के बारे में अधिकारियों को सतर्क कर दिया था। सी सिटी पुलिस ने इससे निपटने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स भेजकर जवाब दिया। फिलहाल इंपीरियल मिलिट्री इसमें शामिल नहीं थी। अध्यांश का डिवीजन केवल 6ठे सैन्य क्षेत्र से संबंधित मामलों से संबंधित था। टोडा मसाओ द्वारा विकसित दवाएं जापान के इंपीरियल अस्पताल के रोजगार के तहत बायोमेडिसिन विशेषज्ञ उनके अधिकार क्षेत्र में आ गए, क्योंकि यह आकलन करना आवश्यक था कि साम्राज्य के लिए ड्रग्स किस तरह का खतरा था। दूसरे शब्दों में, विशेष अभियान बल केवल तभी मामले को अपने हाथ में ले सकते हैं यदि विशेष कार्यबल को पूछताछ में कुछ ऐसा पता चले जो उनके लिए रुचिकर हो। बेस पर वापस, अध्यांश 6 मिलिट्री रीजन की स्थापना के लिए आधिकारिक कागजी कार्रवाई से निपटने के लिए अपने कार्यालय में वापस चला गया। इसके बाद सेना और सीनेट में उच्च अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस का सिलसिला शुरू हुआ। जब वह रात के खाने के लिए अपने क्वार्टर में लौटा तब तक अंधेरा हो चुका था। मेज पर मध्यम दुर्लभ मिग्नॉन स्टेक के 4 बड़े टुकड़े थे, जो एक मोटी पनीर की ग्रेवी के साथ बूंदाबांदी कर रहे थे। अध्यांश की पसंदीदा मैश किए हुए आलू का एक छोटा कटोरा भी था। दूसरा ऑयस्टर बिस्क और सीजर सलाद की एक बड़ी प्लेट थी। रेड वाइन की एक बोतल साइड में रखी थी। इवान ने अभी अभी अपना रात का खाना समाप्त किया था। उसने अपनी प्लेटों को खाने की टोकरी में रख दिया ताकि अगलियों उन्हें धोने को ले जा सकें। अध्यांश उसके सामने रुक गया और जल्दी से बेडरूम की दिशा में देखा। बेला कैसी है? अभी भी बुखार है और अभी भी बेहोश है। इवान के गुदगुदे चेहरे पर पसीने की बूंदें फूट पड़ी। घर में केंद्रीय एयर कंडीशनिंग ने कमरे को साल भर ठंडा और आरामदायक रखा, फिर भी तापमान से पूरी तरह से असंबंधित कारणों से कॉलर के नीचे गर्म महसूस करना अभी भी संभव था। अगली सुबह बेला के कोमा में जाने का दूसरा दिन था। क्या उसका बुखार उतर गया? अध्यांश कुछ देर दरवाजे पर खड़ा रहा, लेकिन हमेशा की तरह उसने प्रवेश नहीं किया। उसने पतलून की जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला। उसने एक को बाहर निकाला और अपने मुंह में डाल लिया, उसे जला दिया और फिर एक बार सांस ली और धुएं का छल्ला उड़ा दिया। क्या वह कल उठेगी? आप चिंतित हो रहे हैं। अचानक आपको चिंता क्यों महसूस हो रही है? इवान ने अध्यांश पर झपट्टा मारा और हवा में घूम रहे सिगरेट के धुएं को दूर करने के प्रयास में अपना हाथ लहराया। अप्रत्याशित रूप से इवान ने अपनी व्यंग्यात्मक टिप्पणी के बाद अध्यांश की घातकता का पता लगाया। वह होशियार हो गया और जल्दी से बोला, चिंता मत करो, चिंता मत करो। पहले रात का खाना खाओ फिर सिगरेट पीने जाओ।
अध्यांश चुप रहा। उसने अपना एक हाथ अपनी पतलून की जेब में रखा जबकि दूसरे ने सिगरेट पकड़ रखी थी। उसने खिड़की के बाहर रात के धुंधले आकाश की ओर देखा। उसका मजबूत छायाचित्र अचल था। मैं चिंतित नहीं हूँ, अध्यांश ने रात को झाड़ा और कहा, अगर बेला का बुखार नहीं उतरता है तो क्या हमें उसे अस्पताल ले जाना चाहिए? अस्पताल? जब मैं यहाँ हूँ तो आप उसे वहाँ क्यों ले जाना चाहेंगे? इवान ने अत्यधिक अवमानना का भाव दिया। मैं जहाँ भी हूँ वहीं सर्वोत्तम चिकित्सा देखभाल मिल सकती है। फिर उसे अभी भी बुखार क्यों है? वो क्यों नहीं उठी? अध्यांश के सवाल सही निशाने पर लगे। इवान को अस्थायी हार का सामना करना पड़ा। वह इस बात का जवाब देने में असमर्थ था। उसी समय सिटी के डेक्सिल विला परिसर में माथुर परिवार में पूरी तरह से अराजकता थी। काव्या के पिता अनिल माथुर ने ऑनलाइन समाचारों पर व्यापक कवरेज देखा था और उनके रोष ने दिल का दौरा पड़ने के करीब पहुंचा दिया था। वह अपनी पत्नी रक्षा माथुर से चिल्लाया, देखो तुम्हारे भतीजे ने क्या किया है। मेरी बेटी हमेशा आज्ञाकारी और स्मार्ट रही है। वह ड्रग्स कैसे ले सकती थी? रक्षा माथुर की आंखें रोने से सूज गई थीं। वह एक ओर अपनी बेटी की परेशानी के बारे में चिंतित थी और दूसरी ओर अपने भतीजे के बारे में, जो अब मुख्य अपराधी था। वह अपने पति पर वापस चिल्लाई, मेरा भतीजा को भी फंसाया गया है। वह और काव्या विक्टिम है। वह एक शिकार है। अनिल माथुर ने दरवाजे की ओर इशारा किया। उनका चेहरा लाल था। ये पहली बार नहीं है कि उसने ऐसी बातें सुने थे। मैंने इसे अपनी आंखों से बहुत पहले देखा था और अब आप मुझे उसके फंसाने के बारे में बता रहे हैं। ये वह था जिसने मेरी बेटी को फंसाया। उनके पूरे परिवार ने मेरी बेटी को फंसाया। अनिल, क्या आपके पास विवेक है या नहीं? मेरे भाई का परिवार काव्या को कैसे फंसा सकता है? मेरे भाई और उनकी पत्नी काव्या को अपनी बेटी से भी बेहतर मानते हैं। क्या आप मेरे परिवार को इतना नीचे देखते हैं? रक्षा ने अपने परिवार की गलतियों को लगभग हताशा की हद तक ढक लिया। जैसे ही उसके पति ने परिवार के अपने पक्ष पर आरोप लगाया, वह तुरंत पलटवार करने लगी। मीरा किनारे पर खड़ी थी। उसकी भौहें एक साथ और करीब आ रही थी। वह अब और सुनने के लिए खड़ी नहीं हो सकी और अपने माता पिता की लड़ाई में बाधा डाली। पापा, माँ, अब एक दूसरे को दोष देने का समय नहीं है। इससे पहले कि चीजें हाथ से निकल जाएं, हमें काव्या और राहुल को बाहर निकालने के लिए वकील गुप्ता को जल्दी से ढूंढना होगा। इन शब्दों पर अनिल माथुर और रक्षा माथुर ने लड़ना बंद कर दिया, लेकिन वे लगातार एक दूसरे को घूरते रहे। वे दोनों मीरा को देखने के लिए मुड़े। मीरा, जल्दी करो और वकील गुप्ता को ढूंढो। उसे अपनी बहन और चचेरे भाई को बाहर निकालने के लिए पुलिस स्टेशन ले जाओ। मीरा ने अपना सिर हिलाया। माँ, आप आंटी और वकील गुप्ता को पुलिस स्टेशन ले जाएं। मुझे अभी भी पापा के साथ कुछ चर्चा करनी है। आपकी बहन और आपके चचेरे भाई से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? रक्षा अत्यंत अप्रसन्न था। उसने मीरा पर अपनी उंगली उठाया और चिल्लाई, क्या आप ये भी समझते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है? मीरा ने अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद कर लीं। उसने अपने पास रखे फोन को पास कर दिया और उसकी आवाज धीमी थी क्योंकि उसने कहा, बेशक, लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण है। यहाँ देखिए। अनिल माथुर और रक्षा माथुर मीरा के हाथ में स्क्रीन को देखने के लिए झुके। उन्होंने देश के ऑनलाइन मंचों में से एक पर केवल एक बेहद लोकप्रिय एक्सपोज पोस्ट देखा, जिसका शीर्षक था, लेट्स टॉक अबाउट माई क्लासमेट सी यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ 4th ईयर गर्ल काव्या। इसने न केवल उसका नाम और पहचान स्पष्ट रूप से प्रकट की, बल्कि स्पष्ट रूप से माथुर परिवार के इतिहास को भी स्पष्ट रूप से प्रकट किया। इसने ये खबर भी उजागर कर दी कि माथुर का पारिवारिक व्यवसाय, माथुर होम इम्प्रूवमेंट कंपनी, सार्वजनिक होने वाली थी। समाचार जारी होने के साथ ही हर तरह के लोगों के खुलासे के साथ आने की संख्या बढ़ती जा रही थी। यहाँ तक कि उनकी प्रतियोगिता तुरंत कार्रवाई में चली गई। जब वे नीचे थे तो उन्हें लात मारने के लिए इंटरनेट वाटर आर्मी को नियुक्त किया। उन्होंने सार्वजनिक होने से संबंधित शेयर बाजार की घटना में एक आपराधिक मामले में हेरफेर किया था। वहां पहले से ही लोग माथुर होम इम्प्रूवमेंट कंपनी के पर्दे के पीछे के सार्वजनिक होने के बारे में बदनाम करने वाले पोस्ट कर रहे थे। रक्षा माथुर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने मीरा का फोन पकड़ा। वह बड़बड़ा रही थी और कोस रही थी। क्या बकवास है, सरासर बेतुकापन। इन लोगों को अफवाहें फैलाने से फुर्सत मिलती है, लेकिन इसका खामियाजा हमारे परिवार को भुगतना पड़ता है। अनिल माथुर घबरा रहा था। हमें क्या करना चाहिए? अगर इससे माथुर होम इम्प्रूवमेंट कंपनी के सार्वजनिक होने पर असर पड़ता है तो हमें भारी नुकसान होने वाला है। पापा, मीरा ने कहा, मेरे बात सुनिए। मेरे कुछ मित्र हैं और उनके इंटरनेट जल सेना कंपनियों से संबंध हैं।
हम कुछ पैसे खर्च करेंगे और उनका इस्तेमाल अपनी प्रतिष्ठा को बहाल करने के लिए करेंगे। साथ ही हम इस घटना से संबंधित सभी प्रकार की खोजों को ब्लॉक करने के लिए कियांडू 2 को कुछ पैसे का भुगतान करेंगे, इसलिए ये तब तक ठीक रहेगा जब तक ये सर्च इंजन पर नहीं आता है। मीरा इंटरनेट से काफ़ी परिचित थे। वह सी यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ लॉ की छात्रा भी थी और अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ स्नातक करने वाली थी, इसलिए वह कुछ ऐसे लोगों को जानती थी जो ऑनलाइन के ऊपर जीवन यापन करते थे। काव्या की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा पर पारिवारिक व्यवसाय के साथ परेशानी को प्राथमिकता दी गई। परिवार ने तब लड़ना बंद कर दिया और जल्दी से समझौता कर लिया। रक्षा माथुर वकील गुप्ता को उनके साथ पुलिस स्टेशन ले जाएगी ताकि उन्हें बाहर निकाला जा सके। अनिल माथुर और मीरा घर पर रहेंगे और विभिन्न इंटरनेट जल सेनाओं से संपर्क करेंगे और संबंधित खोज शब्दों पर शिकंजा कसने के लिए कियांडू के नियोजन विभाग से भी संपर्क करेंगे। हालांकि अनिल माथुर और मीरा ने फोन किया, उन्होंने पाया कि कोई भी कंपनी काम नहीं लेना चाहती थी। हालांकि कियांडू खोज शब्दों पर काम करने के लिए सहमत हो गया, लेकिन उन्होंने अत्यधिक उच्च कीमत उद्धृत की। 5 करोड़, तुम नरक में क्यों नहीं जाते? अनिल माथुर ने अपना फोन फेंक दिया। उसने अपना सिर अपने हाथों में पकड़ रखा था और जोर से रोने से बस कुछ ही दूर थे। सी सिटी में उस रात बहुत से लोग सो नहीं पाए थे। अध्यांश की एक और रात की नींद हराम हो गई थी। जब सुबह हुई तो उसने अपने अध्ययन कक्ष के पर्दे खोले तो पाया कि बाहर अंधेरा है और थोड़ा थोड़ा बारिश हो रही है। वसंत की बारिश तेल की तरह कीमती थी। वसंत का अंत और गर्मियों की शुरुआत सी सिटी में सबसे अच्छे मौसम थे, लेकिन उन्हें इन दृश्यों का आनंद लेने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये पहले से ही तीसरा दिन था। इवान, क्या बेला अभी तक जागी है? अध्यांश शॉवर लेने के बाद अतिथि बेडरूम के बाथरूम से निकली। उसने ये तब पूछा जब वह अपने बाल सुखा रहा था। शयन कक्ष से बाहर निकलते समय इवान मेडिकल बॉक्स ले जा रहा था और उसने असहायता से अपना सिर हिलाया। उसे अभी भी तेज बुखार है। मैंने पहले ही डॉक्टर नताशा को फोन कर दिया है कि वह आए और उसे ट्रांसफ्यूजन दें। अध्यांश ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी भौहों के बीच की जगह संकल्प के साथ कठोर हो गई थी। वह हमेशा से ऐसा ही रहा है, उसे जितनी अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ा, उतना ही वह शांत रहने में समर्थ हुआ। कई लोगों ने कहा कि उनके पास महान सेनापतियों का मार्ग है, इसलिए बहुमत ने उन्हें कम उम्र में मेजर जनरल के रूप में पदोन्नत किए जाने को पूरे दिल से स्वीकार कर लिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वास्तविक रक्त और जीवन से उनकी सैन्य रैंक का आदान प्रदान किया गया था। नाश्ते का आनंद लेने के लिए बैठने के बाद अध्यांश ने अभय को बुलाया। मूल योजना को एक दिन पहले स्थानांतरित करें। 1 घंटे बाद अध्यांश एक सिल्वर क्रिसलर सेडान के अंदर बैठा था। ये कार न तो महंगी थी और न ही सस्ती। माथुर होम इम्प्रूवमेंट कंपनी के पास पार्क करने के लिए ये सबसे कम विशिष्ट कार थी, जो समान रंग और मॉडल वाले वाहनों के साथ पूरी तरह से मिश्रित थी। अध्यांश पीछे की सीट पर बैठ गया और चुपचाप सड़क के उस पार 30 मंजिला ऊंची इमारत को देखता रहा। माथुर होम इम्प्रूवमेंट कंपनी ने इमारत की पहली से 5वीं मंजिल पर कब्जा कर लिया। ये निश्चित रूप से एक छोटे पैमाने की कंपनी नहीं थी, लेकिन फिर भी यह एक मानक गृह सुधार कंपनी के लिए हवा देने का एक चरम मामला था। अभय आगे की सीट पर थे और उन्होंने अध्यांश को माथुर होम इम्प्रूवमेंट कंपनी के साथ स्थिति पर अपने निष्कर्षों के बारे में जानकारी दी। ये कंपनी 30 से अधिक वर्षों से स्थापित है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह छोटे पैमाने पर ही बनी हुई है। पिछले 2 वर्षों में वे सार्वजनिक होने के लिए धन जुटा रहे हैं और इसलिए एक प्रमुख बैंक ऋण प्राप्त किया है। इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म कर पाता, एक वैन सड़क के उस पार इमारत के सामने आकर रुकी। सफेद पुलिस की वर्दी और सुरक्षा वर्दी में कई लोग वाहन से बाहर निकले और इमारत में दाखिल हुए। अपनी सीट पर पीछे की ओर झुकते ही अध्यांश भावशून्य हो गया था। सड़क के उस पार का दृश्य देखते ही उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया।